सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे आपका मॉक टेस्ट नंबर 6। जिससे पहले कि हमने अपने 5 मॉक टेस्ट थे वो सेक्शनल जो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको 5 मॉक टेस्ट हमारे जो सेक्शनल वाइज चल रहे हैं, जिसमें आपके एक पूरा फुल मॉक कवर हो चुका है। इससे पहले जो हमारा 5th मॉक टेस्ट था वो आपका जनरल स्टडीज़ पे था। कहने का मतलब कि 50 मार्क्स का दो था आपका जेके स्टॉक एक्सटेंड के एग्जाम के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। अपने पास एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन करेंगे आपके 20 मार्क्स को डिसाइड। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगेगा तो प्रीवियस बाकी जो हमने मॉक टेस्ट रेडी किए थे वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे हम करेंगे। तो वीडियो को पास करके अपना आंसर मार्क करें, फिर मेरा आंसर क्या होगा उसी तरह से आप इस मॉक टेस्ट को दे सकोगे। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, ये थोड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको हर एक मॉक टेस्ट में देखने को मिलती है। मॉक टेस्ट नंबर 6 है, बेसिक मैथमेटिक्स का है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जेके स्टॉक असिस्टेंट, बिरला गॉड वेटनरी फार्मिस्ट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं 20 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स को डिसाइड करेंगे। और ट्राई करनी है कि आपको इन क्वेश्चन को वीडियो को पास कर करके 20 मिनट के अंदर अंदर अपने पास एक वॉच लगा लें। जितना भी टाइम आपको रेस्ट पीरियड चाहिए होगा तो आपने 20 मिनट के अंदर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करनी है। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल द बेस्ट सबको पहले। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को वीडियो को पास करो, जल्दी से इसका आंसर मार्क करो, फिर देखो कि मेरा आंसर क्या होगा। तो अब इसने वीडियो को पास करके इसका आंसर जल्दी से मार्क करो और मैं चला इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए, बोलता है कि ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर हावर, हाउ मैनी सेकेंड्स इट विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4/1 किलोमीटर। 4/5 का जो डिस्टेंस होगा वो कवर करने में कितना टाइम लगाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेन है वो ट्रैवलिंग करती है 45 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, तो हमें सेकंड्स में आंसर पूछ रहा है, तो हमें सेकंड्स में इस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप देखोगे कि तो यानी कि 60 एक घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है, यानी कि एक हॉर में ये आपकी 45 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो एक हॉर आपका 45 ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आपके 3600 होते हैं, 3600 होते हैं। और आपके ये आपका 45 आ गया। ठीक है, 45 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि 60 × 60 करो तो ये आपका 45 आता है। और ये आपका कट भी सकता है। आप 60 × 60 क्यों किया कि मैंने ये एक मिनट में 60 मिनट, सॉरी, एक घंटे में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकंड। तो आपके 6 या 3600, तो ऐसे भी कर सकते हो। इसको काट दो 9 के साथ, इसको काट दो 12 के साथ। ठीक है, कट जाएगा। सॉरी, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा आपका 4 के साथ, ये कट जाएगा 3 के साथ। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 20 के साथ, और 20×4 = 80। तो कहने का मतलब ये है कि 80 सेकंड्स के अंदर ये गाड़ी है, 80 सेकंड्स के अंदर ये चल रही है आपकी 45 सॉरी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चल रही है कितने, 80 सेकंड्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जो टोटल डिस्टेंस आपका 4/5 है, 4/5 आपका कितनी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 80% तो होती है। तो 80% यानी कि इसकी डेसिमल अगर आप देखो तो 0.8%। ठीक है, तो अब देख सकते हो इस चीज़ को, 0.8 जो भी है। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब कि ये आपका इससे कम होगा, तो इससे कम होगा तो यानी कि इससे भी कम टाइम लगेगा। तो यानी कि आप ऑप्शन आपका ए या बी हो सकता है। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो आपके सामने अब है, ये आपके पास कितना कौन है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस कितना है वो 4/5 और डिवाइडेड बाई आपका 80 आ गया। ठीक है, अभी ये जो बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सॉरी, टाइम नहीं निकालें हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, 80 सेकेंड ये स्पीड के अंदर करते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, आपका 8×4 = 32, 32 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो 6×5 = 30 और 6×4 = 24, यानी कि 64 सेकंड के अंदर ये अपना टाइम कवर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलता है कि ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर हावर क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 15 मिनट्स, लेंथ ऑफ द ब्रिज कितनी होगी। वीडियो को पास करो, अपना आंसर मार्क करो जल्दी से, क्योंकि इसको हम ज़्यादा लेंथ ही नहीं खींच सकते इस मॉक टेस्ट को। चलो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि एक बंदा है वो एक घंटे में 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो 15 मिनट्स में वो ब्रिज को कैसे क्रॉस करेगा। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें मिनट्स की बात की है, तो हमने 60 मिनट्स में वो 5 किलोमीटर चल रहा है,
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 60 मिनट्स में वो 5 किलोमीटर चल रहा है, 12 मिनट में भी चलेगा 1 किलोमीटर। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? 1 किलोमीटर वो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात की है उसने 15 की, बात की है उसने 15 की, तो कितना 15 से कितने मिनट ज़्यादा हैं? तो 3 डिवाइड ज़्यादा हैं, तो 3 ज़्यादा हैं, तो आपको पता ही ये 3 ज़्यादा हैं इसे। अब ऐसे भी कर सकते हो आप, 3 ज़्यादा हैं इसे, तो 3 को इसके साथ डिवाइड करो आप, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 होते हैं। डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपका 250 के साथ आ जाएगा, 250। तो जो 12 मिनट में 1 किलोमीटर मिल रहा है वो अलग से, जो आपका ये 3 मिनट में कितने मिलेंगे? 250 मीटर। 250 मीटर जब ऐड करोगे 1000 में, तो आपका 1250 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया, यानी कि 12 मिनट में 1000 मीटर, कहने वाला 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद 6 मीटर कर दो, 6 मिनट में 500, और 3 मिनट में 250। प्लस किस किस को करना है? 12 मिनट और 3 मिनट को 15 मिनट हो जाएंगे, और इनका जो डिस्टेंस है वो भी कर लो, वो आपका कितना हो जाएगा? 1250। तो 1250 ही इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ए मैन ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस बाय द ट्रेन 25 किलोमीटर पर हावर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर हावर एंड द होल जर्नी टुक द 5 hours 48 मिनट्स। डिस्टेंस वाज, डिस्टेंस क्या रहेगा? इसका जो फार्मूला है ना वो क्या है पता है? एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। बस ये फार्मूला लगाना है, आप इसका आंसर इजीली मार्क कर पाओगे, ठीक है। जल्दी से इसको वीडियो को पास करो, आंसर मार्क करो। 20 जैसे ही क्वेश्चन दिखता है आपने वीडियो को पास कर देना होता है, ठीक है। 25 किलोमीटर की स्पीड, अगर ये एक रूट है, इसमें जाती है 25 किलोमीटर की, आती है 4 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, तो बोलता है कि होल जो जर्नी है वो लेती है आपकी 5 घंटे 48 मिनट। कहने का मतलब ये है कि 48 की फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, तो 5 4/5 यही होगा ना। हाँ, 12 5 60 और 12 चौका 48, ठीक है, मिल गया। 5 5 ज़ा 25 और 29/5, ये मेरे पास फ्रैक्शन आ गई इसकी टाइम की। अब आपको निकालना क्या है? किलोमीटर। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। बट हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम उसको लगाएंगे 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4। कहने का मतलब एक्स प्लस वाई। एक्स कौन है? ये। वाई कौन है? ये है, ठीक है। इजिकल टू आपका क्या आएगा? टाइम, टाइम ही है ना। टाइम क्या आया था हमारे पास? 29/5। कर दो इसको ज़रा, 25 इंटू 4 100 डिवाइडेड बाई 29 इजिकल टू 29/5। तो 29 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ए 5 5 2 ज़ा 10 20, तो 20 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब एक्स वाई का जो फार्मूला होता है ये टाइमर वर्क में यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हो गए ख़त्म। उसके बाद चलिए, बोलता है कि 2 फ्रेंड्स हैं हरीश और कल्याण, अपेयर्ड एन एग्जाम, किसी एग्जाम में अपेयर्ड होते हैं। लेट ए बी द इवेंट, जो ए का इवेंट है वो हरीश है, सिलेक्टेड बी का जो इवेंट है वो कल्याण है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए की जो है वो 2/5 है और बी की जो है 3/7 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर सिलेक्टेड। दोनों सिलेक्टेड हो जाएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ए की जो है वो आपकी कितनी है? 2/5 है। प्रोबेबिलिटी बी की जो है आपकी वो कितनी है? 3/7 है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको सी की निकालनी है, किस तरह से निकालते हो? प्रोबेबिलिटी ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी बी। कर दोगे इसको? किस तरह से करोगे? 2/5 इंटू 3/7, 7 5 = 35 और 3 2 6, तो आपका ये आंसर आएगा 6/35। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये नहीं है कि सर समझा भी दो अच्छे से कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बोलता है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स फेसेस आर डिविजिबल बाय द आइदर 3 और 5, ठीक है। सम होना चाहिए। सम कितने होते हैं 2 डाइस के? 12 होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपका 12 आ गया, ठीक है। इसका कितने सम प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 1, इसकी 2,
इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2 और 12 की 1 प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? ये बेसिक है, आपको आना चाहिए। ठीक है, बोलता है कि डाइस थ्रोन की जगह सम होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी तो ये आ गई आपके पास और सम आपके पास ये आ गया। बोलता है कि सम होना चाहिए 3 का, 3 का सम होना चाहिए। 3 का जैसे कि 3 हो गया 1, 6, 2, 9, 3 और 12, 4, 4 सम आ गए। और फिर 5 का भी होना चाहिए, 5 और 10 आपके 4 2 6, 6 होने चाहिए। और टोटल आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है? टोटल आउटकम्स आपकी 36। इसमें टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं? 2 डाई से भी 36 होती हैं। ओके, तो अब आपकी 3 की देखो, स्क्वायर में पेन का कलर चेंज करो, ऐसे बच्चों को समझ नहीं आएगा। 3 का देखो 2 प्लस आपका 6 हो जाएगा। और 6 और 4 10, 10 और 11, 11 हो गया। और इसमें 5 का भी ऐड कर लेना है हमने। 5 का बुला दिया यार, ये 2 और 5 7, 7 और 4 11, 12, 12 हो गए। 12 5 4 16, 16, 16 और 3 19, तो टोटल 19 आया आपका। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 19/36। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ दी एजिस ऑफ, जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। रेशियो है जो ए और बी की, वो आपकी 5:x है। ए की जो रेशियो है वो 18 ईयर्स है, यंगर टू सी। आफ्टर 9 ईयर्स सी विल बी 47 ईयर्स ओल्ड इफ़ द डिफरेंस उनकी जो एज का है वो आपका सेम है एज ऑफ दी सी। कहने का मतलब ये है कि ए और बी 2 पर्सन है, ए और बी 2 पर्सन है। ठीक है, ए और बी है 2 पर्सन है। ए की जो रेशियो है 5 है, बी की रेशियो x है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। और देखिए जेके सर भी आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगी, ला जिनकी लंबी एक वो बनती होगी वो नहीं पूछेगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो आफ्टर देन उनको पता है कि उनके पेज में शॉर्टेज होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो बोलता है कि ए है ना जो 18 ईयर्स यंगर देन टू सी, यानी कि ए है जो सी से छोटा है 18 साल। 9 साल के बाद क्या होगा? सी की एज 47 होगी। तो यानी कि प्रेजेंट जो सी की एज है वो कितनी है? प्रेजेंट जो सी की एज है वो आपकी 38 है। कितने बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? प्रेजेंट एज जो है सी की वो 38 है। ठीक है, तो उसके बाद 38 है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी, ए और जो बी की एज का जो है वो कितना है? डिफरेंस कितना है? वो सी है, सी की एज है। तो वैल्यू बतानी है एक्स की, एक्स की क्या वैल्यू होगी? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उसने बोला कि 18 ईयर्स है, तो 18 ईयर्स इसमें माइनस करोगे तो ए की एज मेरे पास 20 नहीं आ गई? 20 आ गई, हाँ 20 एज आ गई मेरे पास इसकी। और उसके बाद अब इसकी रेशो भी तो दी थी ना, 5 थी, 5 रेशो थी। तो इसके साथ कैसे कटेगा? रेशो को डिवाइड करो, 5 4 ज़ा, तो यानी कि 4 नंबर के साथ 4x यहाँ पे भी आ जाएगा। अब इक्वेशन क्या बनती है आपके पास? बोला कि a माइनस सी, सॉरी b इजकल टू सी। a कितना था? 20 था। b कितना आया? 4x आया। और c कितना था? 38 आया। कितने बच्चों को ये इक्वेशन यहाँ पे क्लियर हो चुकी है? ठीक है, अब क्या होगा कि ये माइनस का है तो इस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका 4x इजकल टू 58 हो जाएगा। और x को जब आप करोगे, x 58 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 और आपका 28 आता है ना, सॉरी 18 आता है, 4 4 जा 16 और 20 डिवाइडेड बाई 4.5, 14.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी थी, कोई बात नहीं, ईजी था। बोलता है कि ए पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/9 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। एक पर्सन है, उसकी जो एज है ना वो 2/9 है अपनी प्रेजेंट की मदर की एज की। 10 साल के बाद उनकी एज 4/11 हो जाती है, तो बताओ कि उसकी मदर कितनी एज है? ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, यही क्वेश्चन आएंगे इसी तरह का, यही पैटर्न रहेगा। प्रेजेंट एज पूछिए ना, प्रेजेंट एज है ना 2/9, 2/9 का मतलब समझते हो? 2/9, यानी कि ये सन की एज है, ये मदर की एज है। रेशो दी गई है सन की एज और ये मदर की एज। सन की एज की जो रेशो है वो आपकी 2 है, मदर की है 9 है। ठीक है, मैं फिर से इसको कर रहा हूँ, सन और मदर। सन की कितनी है? 2, मदर की कितनी है? 9। ठीक है, 2/9 बोला ना उसने ऐसे। और 10 साल के बाद ये क्या हो जाएगी?
4th 11th, 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी 4th और 11th सन की। कितने साल के बाद 10 साल के बाद। कितनी रेशो बढ़ रही है 2 2 4 9 2 11। कहने का मतलब कि 2 रेशो बढ़ी 10 साल में, एक रेशो बढ़ेगी कितने साल में 5 साल में। एक रेशो 5 साल में बढ़ेगी। तो पूछा है कि हाउ ओल्ड इज़ द मदर आफ्टर 15 ईयर्स। 15 साल के बाद उसकी मदर की एज क्या होगी। प्रेजेंट की रेशो क्या था ये था। तो एक रेशो बराबर 5 है तो 9 रेशो बराबर कितनी होगी 45 होगी। और 45 15 साल उसमें और ऐड करो तो 60 ईयर्स उसकी मदर की प्रेजेंट एज होगी। लड़के की एज है भाई 5 2 10। ठीक है 5 2 10 उसकी एज है। अब पूछा कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ए एंड बी 11 times the difference of their ages 5 years, hence the total age will be 13 and the time difference of their ages what is the present age of the elder one। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। बोलता है कि ए और बी दो बंदे हैं, उनकी प्रेजेंट एज का जो सम है ना वो है 11 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। उनकी 11 टाइम्स उनकी एज का डिफरेंस है। कहने का मतलब कि 11 टाइम्स उनकी एज का डिफरेंस है। तो आप मान सकते हो कि एल्डर वन पूछा है तो एक तो इनमें से बड़ा होगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि इनकी टोटल रेशो का सम 11 है तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इसको। आप इसको 6 और 5 में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो 7 और 4 में भी कर सकते हो, बट आप 6 और 5 में रखो। ठीक है इसमें रखो। बोल रहा है कि ए और बी का जो रेशो है प्रेजेंट का वो 11 टाइम्स है। ठीक है सम जो उनकी प्रेजेंट एज है ना ए और बी की वो 11 टाइम ज़्यादा है उनकी डिफरेंस एज के। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो आपका एज का डिफरेंस है वो 1 है। मान लो सपोज करो 1 है। उनकी जो एज का जो सम है ना वो इसके 11 टाइम्स है अभी प्रेजेंट में। 11 टाइम्स यानी कि 11 होगी। एग्जाम्पल तौर पे मान रहा हूँ, मैंने देखा 11 हुआ ना। इनकी एज का डिफरेंस कितना है 1 ही है ना, तो 11 टाइम्स अभी सम का कितना 11 ही हो रहा है ना इनका सम। ठीक है अब चलिए, अब मैं होप सो आपको समझ आया हो। अभी ज़्यादा कैसे समझाऊँ आपको, इसमें मॉक टेस्ट है ना ये। ए और बी इसको दे दिया मैंने 6, इसको दे दिया 5। फिर बोलता है कि 5 साल के बाद क्या होगा कि 13 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। 13 को ही डिवाइड कर लेते हैं, 7 और 6 13 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया। बढ़ गई रेशो कितनी 5 2 6 6 1 साल। 5 साल के बाद एक रेशो बराबर 5 हो गया। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर वन। एल्डर वन की एज क्या होगी, एल्डर वन कौन है 6 5 30, तो 30 इसकी एज हो जाएगी भाई, इसकी 25 हो जाएगी। अब 5 साल के बाद इसकी 35 हो जाएगी, इसकी 6 5 30 हो जाएगी। फिर भी इनकी एज का डिफरेंस जो 5 ही है। ठीक है ना। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज़ 2:3। देयर एलसीएम इज़ 5 4। द सम ऑफ द टू नंबर्स, क्या सम होगा टू नंबर का। देखिए मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये चीज़ पढ़ी थी ना आपने। अभी आपको रेशो देख के बोल रहा है कि दो नंबर है उनकी रेशो है। अब यार जो भी है एलसीएम होता क्या है, मैंने बोला कि 4 और 5 का एलसीएम लो। आपने बोला 4 2 8, आपका 10 आएगा 50, तो आपका आएगा 20 इनका एलसीएम आ गया। आपने क्या किया 4 5 10, 4 5 20 हो गया। ठीक है तो ये भी तो वही नंबर है ना, आप इनको 2 × 3 कर दो 6 हो जाएगा। चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, 2x × 3x = 54, या तो आप इनको प्लस कर दो, 6x कर दो 54, तो ये आपके x की वैल्यू 9 आ जाती है यहाँ पे। ठीक है 9 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे 9 आ गई। 9 × 2 = 18 और 27, इनका सम करोगे तो आपका कितना आएगा, सम कितना आएगा टू नंबर का 45। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है। नंबर दिए हैं 2:3:4 और एचसीएफ उनका 12 है, तो एलसीएम क्या होगा नंबर का। नंबर एचसीएफ आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बिल्कुल कम यानी कि जो हमारी रेशो के तब्दील होता है। रेशो हमारे पास क्या है 2:3:4, 3 रेशो हमारे पास ये है। बोलता है कि इन तीनों रेशो का जो नंबर होगा वो हमारा एचसीएफ है 12 है।
अब आप करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है अपने। 24 हो गया, 36 हो गया, और आपका 48 हो गया। और इनका एलसीएम आपसे पूछ रहा है, एलसीएम आपके कितना होता है। इसको करोगे 8 3 44 और 6 चौके 24, 36, हाँ ये 3 के साथ, ये आपका 4 के साथ, और ये आपका 241 10, 24 जाएगा, 12 44 के साथ, 240 220, हाँ 6 के साथ जाएगा ये, ठीक है, 6 के साथ ये चला जाएगा। तो आप देख सकते हो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 144। ओके, अब बोलता है कि एवरेज मंथली इनकम ए एंड बी इज़ 1400, बी और सी की इतनी है, ए और सी की इतनी है, तो मंथली इनकम सी की कितनी होगी। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। वीडियो को पास करो, अपना आंसर मार्क करो। एवरेज इनकम बोली है ना ए और बी की, एवरेज इनकम 1400 है, बट सम कितना होगा, सम होगा 250। ये चीज़ें बेसिक है, मैंने पढ़ाई हुई है। बी और सी का कितना है, 1560 है, तो आपका हो जाएगा 31,200, 31,200। ए और सी का जो एवरेज है अगर मैं बात करूँ तो 1400 400, तो आपका हो जाएगा 28,800, 28,800। अब बोलता है कि सी की इनमें से इनकम कितनी होगी। देखो ये जो बंदे हैं ना, यहाँ तो आप इन दोनों का सम करो पहले। इसका जब सम करोगे इसको माइनस करो, कितना आएगा, 0 0 0 और 060, 60,000 आया। 60,000 मैंने 28 को माइनस करना है, तो आपका आया 32,000। 32,000 जो आया ना वो इनका आया। क्यों, सी का इसमें दो हिस्सा है, इसमें भी था और इसमें भी था। ए और बी को आपने निकाल दिया, तो डिवाइड करो 2 के साथ 16, तो आपका 16,000 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ 1200, फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ 1300, ही सेव्स 2900 इन दैट ईयर, हिज मंथली एवरेज इनकम कितनी होगी। जल्दी से बताओ, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 5 महीने में उसकी जो सम थी इनकम का, मैं सम करूँगा, वो था 6,000 रुपया। ठीक है, 7 महीने जो आगे चले उसमें उसने खर्चा किया 9100, ये इसने इनकम किया। बोलता है कि उसने लास्ट में पैसे भी बचा दिए, कितने हैं, 2900 सेव कर दिए। अब करो इसका सम कितना होता है, 0 और 0 18, 18 या 18,000 रुपया उसकी पूरे साल की इनकम है। डिवाइड कर दो 12 के साथ, कितने के साथ जाएगा, 15 के साथ, तो 1,500 रुपया उसकी इनकम है, एवरेज इनकम महीने की। ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60, ओके, फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द अदर्स। ओके, फर्स्ट जो है सम होगा, सबसे पहले तो सम कितना होगा, 180, 3 नंबर है, ठीक है ना, 3 नंबर है, तो फर्स्ट इज जो होगा वो उसका सम होगा। ठीक है, कितना होगा, 1/4, 1/4 ऑफ द सम ऑफ द अदर नंबर। करके देखो ज़रा, 4 चौके 16 और 5 चौका 20, तो 45 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बोलता है कि सैलरी है पर्सन की, फर्स्ट वो इंक्रीज़ हो जाती है 20%, फिर से वो डिक्रीज़ कर दी जाती है 20%। बताओ कि कितनी परसेंटेज चेंजेस आई। जल्दी से वीडियो को पास करो, इसका आंसर मार्क करो। हरी अप गाइस, हरी अप हरी अप हरी अप। होप सो आपको ये टेस्ट अच्छा लग रहा हो, आपके स्कोर अभी तक अच्छा चल रहा हो, सब कुछ। सैलरी ऑफ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज़ 20% इंक्रीज़ हो जाती है। मान लिया मैंने बंदे की सैलरी 100 रुपये थी, पहले वो इंक्रीज़ हुई 20%, कितनी हुई, 20%, यानी कि 120 होगी। फिर बोलता है वो डिक्रीज़ कर दी गई 20%, इसमें से 20% कितना, तो ये आपकी 96, 24 कटाया, तो जो इसमें चेंजेस आई वो कितनी आई, वो कितनी परसेंट चेंजेस आई इस सैलरी, उसकी सैलरी में कितनी चेंजेस आई। तो इसमें से देख लो, या पहले 100 मिलता था और 96 मिलता है, तो 4% उसका डिक्रीज़ कर दिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन था।
बोलता है कि कोई नंबर डिक्रीज़ होता है 20%, फिर से वो डिक्रीज़ होता है 20%, फिर बोलता है कि व्हाट परसेंट नंबर भी रिड्यूस टू गो बैक टू द रीजनल नंबर। एक नंबर है 100 है मान लो, वो 120 इंक्रीज़ हो जाता है, फिर से वो 20 इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि 144 हो जाता है। ठीक है ना। वो बोलता है कि व्हाट परसेंट शुड वी इंक्रीज द नंबर रिड्यूस दैट द बैक द ओरिजिनल पॉइंट। आपको इसको करना पड़ेगा, जो इंक्रीज़ हुआ 44 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपका 144, तो ये आपका जाएगा 4400 330 30 आपका आंसर हो जाएगा। बोलता है कि देयर इज अ रेशियो 5:4 बिटवीन द टू नंबर्स इफ 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12 दैट द 50% ऑफ द सेकंड नंबर। रेशियो है दो नंबर की 5:4। ठीक है, मान लिया। बोलता है कि 40% है ना जो फर्स्ट नंबर का, वो 12 है। 40% इतना दिया ना, बाकी मैं नंबर तक पहुंच ही जाऊंगा। 40% किसी नंबर का अगर एक्स का हमारे पास 12 है, तो बताइए कितना होगा। ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आपका कट जाएगा 0 के साथ, और 120 चाहते हैं 12, तो कहने का मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी 30 है। तो यानी कि ये डिनोट करिए 6 5 थी, तो ये करिए 24 के साथ। ये आपका 30 नंबर है टोटल फुल, जिसका 40% 12 है, और ये 24 है, और इसका 50% कितना होगा, वो आपका 12 होगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स। रेशियो जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट बात कर रहा है बिल्कुल, 5 ईयर्स बैक उनकी रेशियो ये थी, और उनकी प्रेजेंट रेशियो क्या होगी 5 साल के बाद। यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 1:3 रेशियो है। 5 साल पहले उनकी रेशियो थी 1:2। कहने का 5 साल पहले उनकी रेशियो थी 1:3, अब उनकी प्रेजेंट पे रेशियो है। रेशियो अनइक्वल है, इसको इक्वल करो। कैसे करोगे, 1:3 हो जाएगी, और 2 और आपका 4। तो कहने का मतलब कि कितनी रेशियो बढ़ रही है 5 साल में, एक रेशियो बढ़ रही है। 5 साल में सिर्फ एक रेशियो बढ़ रही है। तो बोल रहा है कि आज से प्रेजेंट में 5 साल के बाद उनकी रेशियो क्या होगी, वो आपकी 3:5 होगी। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया। Circumferences of the circle is twice the perimeter of the rectangle. The area of the circle is 350, और what is the area of the rectangle? The length is the rectangle is 30 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको करते हैं, क्या करना है इस क्वेश्चन का। वीडियो को पास करो और बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, थोड़ा लंबा बनेगा। सर्कमफ्रेंस है किसी सर्कल की, पेरीमीटर उसका, रेक्टेंगल द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया जो सर्कल का है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्केयर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्केयर। ठीक है, अब मैं करूँगा पाई 22/7। आर मेरे पास है ही नहीं है, मुझे निकालना है, तो कितना है मेरे पास 3850। 11 टाइम 38 19 25, ये कटेगा 11 175 के साथ, और इसको करो, ये आपका 1225, और आर की वैल्यू जो होगी किसका स्केयर होता है 35 का, तो आर आपके पास आया 35। रेडियस आपके पास 35 आ चुका है। वो बोलता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, सर्कमफ्रेंस निकालनी है मुझे सर्कल की, तो सर्कमफ्रेंस निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, हाँ 2 पाई आर होता है। 2 × 22/7 इंटू 35, करो ज़रा इसको, 5 ज़ा, और आपका जो होगा 5 2 ज़ा 10, और आपका 220 मेरी सर्कमफ्रेंस आ चुकी है। अब आपको पता क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहा है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल कितना होगा। पेरीमीटर रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, लेंथ कितनी है मेरे पास 30 है, ब्रेंथ नहीं पता, तो कितना आया, उसने बोला ट्वाइस है। मेरे पास सर्कमफ्रेंस कितनी आई 220, तो ट्वाइस है पेरीमीटर के, तो पेरीमीटर कितना होगा 110, तो कट जाएगा 55 के साथ, और ये कितना आएगा 30 + b = 55। तो b की इस साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 55 - 30, तो b की वैल्यू कितनी आई 25। ठीक है, 25 आ गई आपकी। अब आपसे पूछा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये आपका रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेंथ, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेंथ। लेंथ मेरे पास कितनी थी 30, और ब्रेंथ कितनी आई 25। 25 थी या 75, तो 75 आपका आंसर 750 स्क्वायर सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना था, इजी का था क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल ए बी इज़ 8 सेंटीमीटर, ए सी इज़ 10 सेंटीमीटर, और बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ एंगल पूछा गया आपको। एरिया ऑफ एंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है फार्मूला। अब आपको ट्राइंगल पता है कैसा दिया होगा, ऐसे दिया है। वीडियो को पास कर लो, मुझे मत देखो,
90 डिग्री का बी पे एंगल बना रहा है, और ये आपका हो जाएगा ए बी, और ये आपका सी हो जाएगा। ए बी आपके पास 8 सेंटीमीटर है और ए सी आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बी सी पहले आपको निकालना पड़ेगा, तब भी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल चलेगा, क्योंकि बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 80। तो आपको करना क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है यहाँ पे। तो 10 आपको निकालना क्या है यार, हाइपार्टिन्यूस आपके पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है 8 का स्क्वायर, और आपके पास मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस आएगा, सॉरी, हाइट परपेंडिकुलर हाइट बेस, हाइट निकालनी है, ये आपका आ जाएगा 1064, और आपका हाइट निकालनी है। H2 इजकल टू, ये आपस में माइनस कर देंगे 64, H2 इजकल टू 100 माइनस 36, और H इजकल टू 36 को अंडर रूट लग जाएगा, तो किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो मेरे पास आ गया आंसर 1/2, बेस कितना था 8 इंटू 6, 8 3 24। उसके बाद आता है कि रेडियस ऑफ द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इन द रेशियो ऑफ 5:7, ओके, इट्स वॉल्यूम इज 550, कैलकुलेट इस कर्व सरफेस एरिया। इसका फार्मूला क्या होता है 2πr²h, तो वॉल्यूम क्या होता है 2πr²h होता है। यार आपके पास ना रेडियस और हाइट दिए हैं, अज्यूम कर लो 5:7 है, इस रेशो में दिए हैं, ठीक है, ज़्यादा यही होंगे। करते हैं πr²h 22/7 इंटू πr², 5 इंटू 5 इंटू h, 7 के साथ में कट जाएगा, 5 5 25, और 25 इनके साथ करोगे तो कितना आएगा, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, हाँ करके देखते हैं 2 2 इंटू, पहले हमने यही चीज़ करके देखी 25 के साथ, तो 25, तो ये आपका 550 तो आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारे पास रेडियस है हाइट है वो एग्जैक्ट यही है, कोई नहीं है, रेशियो सिर्फ दी है नाम की, ठीक है। अब आपके पास एक फार्मूला होता है 2πr/h, करके देखते हैं इसको, 2 इंटू जो कि कर्वर सरफेस होती है बाय वटे, और रेडियस कितना है 5 इंटू 7, 7 के 7 कट जाएगा, और 5 2 10, और 220 आपका फिर से आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, होप सो आपको अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका एक्चुअल में स्कोर बना है, कोई हाइड नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो भी आपका एक्चुअल में स्कोर बना है वो आपने होनेस्टली आपने अगर 18 क्वेश्चन किए हैं, 2 गलत हो चुके हैं, तो आपके 17.50 मार्क्स हैं, ठीक है। इस तरह से आपने स्कोर अपना शेयर करना है कि 20 में से मेरे कितना स्कोर आया, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि मैं इस क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन समझ के आपने हाँ यार ये तो मेरे को आता था, नहीं, आपने अपना सेल्फ करना है कि आपको कितना आता था, आपने कैसे किया, क्या क्या फॉर्मूला लगाए। मैं तो बड़े ही ऐसे शॉर्टकट में कर रहा हूँ, मैं तो कभी कभी ऑप्शनल से खेल लेता हूँ, कभी कभी कैसे भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपको पता है कि रफ शीट कितनी होती है, सिर्फ एक ही पेज होता है 2 साइड से, ठीक है। तो ये होता है कि आपको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है, और चीज़ें कुछ देखिए आपको ना क्वेश्चन जो होंगे वो ट्रिकी आएंगे। तो JK SSB क्लास 4 में ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, ट्रिकी क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है इंग्लिश पे, अब इंग्लिश पे फोकस करो, रीडिंग पे करो। गाइस अगर इंग्लिश में 25 आपके आ जाते हैं ना, तो आप सेलेक्ट हो। रीजनिंग में ट्राई करना है कि 15 60 टू 17 अबव रहना है, फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ। और मैथमेटिक्स में ये जो मेरी अप्रोच है 15 अबव रहना है। और जो आपका है जीके है, तो जीके में अगर आप 35 अबव रहोगे ना, तो तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि टोटल वैकेंसी जो स्टॉक एक्सटेंड की अगर मैं बात करूँ वो 125 है। देखिए अगर कुछ चीज़ों की बात करते हैं, बच्चों ने फॉर्म अलग अलग लगाए हैं, मुझे पता है, वेटनरी फार्मिस्ट का जिसको हम BP कह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड का जिसको हम WGZ कह सकते हैं, और स्टॉक एक्सटेंड का, और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर का SFW जिसको कह सकते हैं। तो इसमें टोटल जो पोस्ट थी मे बी 21 थी टोटल,
21 थी। अब 21 बड़ी पोस्ट होती है वैसे अगर देखा जाए यूटी वाइज, तो एग्ज़ाम कुछ बच्चे क्लियर करेंगे तो कुछ इसमें भी चले जाएंगे। अब ज़रूरी थोड़ी है सारे सिलेक्शन होगी, एक ही पेपर अगर हुआ तो आपको पता है कि 2 लाख तक स्टूडेंट, तो ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा ही होंगे। आपको पता है कि अगर एक बच्चा पोस्ट लेता है तो वो क्या वेटरनरी फार्मिस्ट में जाएगा, वाइल्ड लाइफ गार्ड में जाएगा, स्टॉक असिस्टेंट में जाएगा, या किस में जाएगा? तो देखते हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड का कुछ अलग ही सिस्टम होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसकी रनिंग भी है, ठीक है, क्योंकि ये आपके फाइनल है। एक पेपर के बाद सीधी सिलेक्शन है आपकी तीनों की, इनका प्रोसीजर आगे भी है। तो देखते हैं, हो सकता है कि 29 को एग्ज़ाम हो जाए। तो हम तो इसी पे हैं, क्योंकि आज 29 है, तो पूरा एक महीना हमारे पास, 29 महीना भी 30 का ही है ये। तो दोस्तों होगा क्या कि हर एक बंदा एक ही पोस्ट ज्वाइन करेगा, या तो वो स्टॉक असिस्टेंट करेगा या तो वेटरनरी फार्मिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। एग्ज़ाम तो आपका 120 का है। अभी एक बड़ी दिक्कत पता है क्या, टाइम की, अगर आपने ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है ना, रीजनिंग की बड़ी प्रैक्टिस की है यार, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो आप ना, मैं आपको बता दूं कि आप 15 मिनट्स, बस 15 मिनट्स पे पूरी रीजनिंग को साइड कर दोगे। मैथ में प्रैक्टिस की है ना, 20 मिनट्स के में चल साइड। मैथमेटिक्स भी 20 से 25 मिनट में प्रैक्टिस की है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम नहीं, 20 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके 30 सेकंड में भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं जीके जो है वो आपको थोड़ा टाइम दे। कुछ क्वेश्चन इसमें से पता कितने, 50 है ना, 50 में से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चे बड़ी तैयारी कर रहे हैं, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखते ही आते होंगे, 25 रखो। बाकी थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होंगे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होंगे, ठीक है। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूँ तो 120 का है। 120 में से 60 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको देखते आते होंगे, वो आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। इंसान में कॉन्फिडेंस हो तो वो तो चलता ही है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना इंसान को गिरा भी सकता है, ठीक है। इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और 40 क्वेश्चन कह सकते हो, 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके मॉडरेट हो सकते हैं, और बाकी के 30 जो होंगे आपके, वो आपके डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे। याद रखना इस चीज़ को। आप भी यहीं पे हो, क्योंकि स्टॉक असिस्टेंट उनका पंचायत का एग्ज़ाम देखा, क्लास 4 का तो रहने ही दो उसको, वो तो मॉडरेट ही था, इजी तो हम कह ही नहीं सकते। अब आपने देखा अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, तो इसमें आपकी जीके इजी आई थी, अकाउंटेंसी इजी आई थी, इंग्लिश तो मोस्ट इजी थी, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स भी तो वो ठीक थी, साइंस भी ठीक थी, बस मैथ और स्टैट और कंप्यूटर इसने बच्चों को हिला दिया। यही होता है, बट जिन्होंने प्रैक्टिस की थी, जो नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, तो वो बच्चे कर गए, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।